हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? एकदम बढ़िया। तो आप लोगों को जैसा कि पता है, मैं आपका बायोलॉजी एजुकेयर आपके सामने लेकर आया हूं एक नई सीरीज, जिसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी के 12th क्लास का चैप्टर देखने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है वो रहने वाला है इकोसिस्टम। बहुत ही अमेजिंग तरीके से, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से पढ़ने वाले हैं और बहुत ही जोश होश के साथ में और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहला जो आपको चैप्टर का नाम दिखाई दे रहा है वो है इकोसिस्टम। तो क्या होता है इकोसिस्टम? सबसे पहले हमारे को यदि कोई चैप्टर समझना है तो सबसे पहले जरूरी है चैप्टर का नाम समझना, और चैप्टर का नाम समझना मतलब उसका 50% समझ लेना। तो चैप्टर का नाम है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब होता है जो ये हमारा सिस्टम, यदि हम बात करते हैं अर्थ के ऊपर, तो बहुत सारे इकोसिस्टम हमारे को देखने को मिलते हैं। कौन कौन से इकोसिस्टम हो सकता है? जैसे कि हम बात करते हैं एक पॉन्ड है, एक तालाब है, वो एक इकोसिस्टम है। यदि हम बात करते हैं एक जल की बूंद भी होती है, यदि उसको भी हम एक नॉर्मली वे में बोल सकते हैं इकोसिस्टम, क्योंकि उसके अंदर भी बैक्टीरिया होते हैं, उसके अंदर भी सब कुछ देखने को मिलता है, यदि ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, तो इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग बात करें, जल या स्थल कहीं पर भी हो, उसके अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो वो हमारे को एक इकोसिस्टम देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि जैविक और अजैविक घटक, बायोटिक और अबायोटिक घटक का जो फिजिकली मिक्सचर होता है, जिसमें आपस में इंटरेक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, उन सबको मिला करके हम एक इकोसिस्टम की बात करते हैं। ठीक है, तो वही हम लोग देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो सबसे पहले बात करते हैं जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम के अंदर हमारे को क्या देखने को मिलता है। तो इकोसिस्टम के अंदर हम लोग दोनों लैंग्वेज के अंदर देखेंगे। ठीक है, ये जो है इक्वेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको स्टार मार्क कर देता हूं। एक स्टार मार्क होना जरूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कितना कौन सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं इकोसिस्टम क्या है ना। इकोसिस्टम क्या है, कैसे फंक्शन करता है, उसके अंदर क्या प्रोसेस देखने को मिलती है, क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, उन सब की बातें हम लोग धीरे धीरे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले बात करते हैं इकोसिस्टम क्या है। एक आत्मनिर्भर क्रियात्मक इकाई है। आत्मनिर्भर क्या होता है? जैसे कि हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत, वैसे ही हम बात करें कि आत्मनिर्भर एक इकोसिस्टम है। मतलब क्या है? इसके अंदर सारे फंक्शन वो खुद से रेगुलेट कर सकता है, किसी और पर डिपेंड नहीं है। वो सारे जो है फंक्शन अपने खुद से रेगुलेट करे, उसी को हम क्या कहते हैं? आत्मनिर्भर। जैसे कि आप लोग हैं, क्या है, यदि आप किसी पे डिपेंड नहीं है तो मतलब आत्मनिर्भर हो गए। वैसे ही यदि बात करते हैं इकोसिस्टम की, ठीक है, तो सेल्फ मतलब खुद से। ठीक है, तो इसको और इकोसिस्टम को क्या है? प्रकृति का एक क्रियात्मक यूनिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रियात्मक यूनिट कहा जाता है। देखो, फंक्शनल यूनिट कहा जाता है किसको? इकोसिस्टम को। तो इकोसिस्टम इकोसिस्टम क्या है? एक फंक्शनल यूनिट है। क्या है? फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, क्या है? फंक्शनल यूनिट, जिसको हिंदी में कहा जाता है क्रियात्मक या कार्यात्मक इकाई, है ना। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग यदि बात करते हैं तो इसके अंदर और क्या क्या चीजें हमारे को देखने को मिलती है इकोसिस्टम के अंदर, है ना। तो उसकी बात कर लेते हैं। इकोसिस्टम में हमारे को बायोटिक और अबायोटिक, क्या है? बायोटिक और अबायोटिक क्या चीजें होती है वो भी हम बात करेंगे। पहले लिख लेते हैं कि भाई जो बायोटिक और अबायोटिक क्या चीजें होती है, मतलब जो नेचर के अंदर प्रेजेंट होती है। तो बायोटिक मतलब जैविक, एंड अजैविक घटक, है ना। तो दोनों चीजें हमारे को देखने को मिलती है। इन्हीं चीजों का जो क्या होता है, आपस में रिएक्ट होता है, मतलब क्रियाएं होती है आपस में, इसी को हम इकोसिस्टम के अंदर देखने को मिलता है। तो हमारे को डेफिनेशन समझ में आ गई कि इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम हमारे को समझना है क्या होता है। इकोसिस्टम एक ऐसी फंक्शनल यूनिट है, ऐसी एक फंक्शनल इकाई है जिसके अंदर जैविक और अजैविक घटक का क्या होता है, आपस में
क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, क्रिया होती है, आपस में क्या होती है, क्रिया। ठीक है, इंटरेक्शन देखने को मिलता है, उसको क्रिया कहा जाता है। तो ठीक है, जैविक जीव है वो आपस में किसके साथ में, भौतिक पर्यावरण के साथ में क्या है, अंतर क्रिया करते हैं। भौतिक पर्यावरण मतलब जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है ना, पर्यावरण के साथ में क्या है, जो जैविक है वो क्या है, क्रिया करते हैं। और इसके अंदर अभी हम बात करते हैं जैविक घटक कौन से होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जितने भी है वो सारे किसके अंदर, जैविक घटक के अंदर आते हैं। यदि हम एनिमल्स, प्लांट्स वगैरह की बात करें तो जैविक घटक भी यहां पर लिख देता हूं साइड में मैं, है ना। बात करें जैविक घटक, जैविक के अंदर आते हैं जानवर, ऑर्गेनिज्म जितने भी है, पादप, बैक्टीरिया वगैरह, ये सब आ जाते हैं। और यदि बात करें अजैविक की, है ना, तो अजैविक के अंदर कौन कौन से घटक आते हैं, अजैविक के अंदर आ जाते हैं अपने वायु, प्रकाश, जल, इंग्लिश में भी बात करते हैं तो एयर, लाइट, वाटर वगैरह, ये सब किसके अंदर आ जाते हैं, अजैविक घटक के अंदर। तो इन सब की जो क्रिया है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इकोसिस्टम के अंदर देखने को मिलता है। क्या ये चीज आपको समझ में आ गई, अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये डेफिनेशन आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। तो हमारे को समझ में आ गया कि इकोसिस्टम के अंदर जैविक और अजैविक घटक आपस में परस्पर क्रिया करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, उसी को एक पूरा सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, उसी को हम क्या कहा जाता है, इकोसिस्टम कहा जाता है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ गई होगी। बस इतना सा समझ में आ गया, मतलब चैप्टर का मेन नाम हमारे को समझ गया, तो हमारे को एक उद्देश्य समझ में आ गया कि समझना क्या है। अब इसके अंदर यदि बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे जाते हैं, तो हमारी एनसीईआरटी के अंदर, एनसीईआरटी जो सर्वोपरि है, मतलब आपको पता है एनसीईआरटी ही सब कुछ है। तो एनसीईआरटी चाहे कोई भी एग्जाम हो, एनसीईआरटी ही सब कुछ है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो एक लिखा हुआ है कि भी, और मैंने इसके अंदर ऐसा आपके और भी वर्ड्स देखने को मिलेंगे बुक के अंदर, बट जो जरूरी है उतना ही कंटेंट आपको देखना है। एनसीईआरटी का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमारे को देखने हैं, जरूरी है। तो अब इसके अंदर देखो क्या लिखा है कि जो प्रजातियां हैं, कोई भी स्पीसीज है, तो जो ये स्पीसीज है, स्पीसीज या फिर जो जातियां हैं, इन जातियों की यदि बात हम करेंगे तो उस कंडीशन में हमारे को देखने को मिलता है, कोई भी जाति है, कोई भी, उसको हमारे को एक फिक्स विन्यास के अंदर, क्या है, विन्यास के अंदर, विन्यास में क्या है, अरेंजमेंट करना है। क्या करना है, विन्यास के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करना है। तो अब यदि हम बात करें, कोई भी प्लांट है, जैसे कि हम जंगल में जाए, किसी जंगल की बात करते हैं ना, हम गए किसी जंगल में, अब जंगल के अंदर हमने देखे कि भाई क्या है, सबसे पहले हमारे को दिखते हैं प्लांट्स, पादप दिखते हैं। ठीक है, जंगल में हमारे को दिखे पादप। अब पादपों के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो पादप हमारे को भाई अलग अलग डिफरेंट टाइप के दिखेंगे। छोटे प्लांट, है ना, बीच के, और बड़े प्लांट। ये तो हमने अपनी भाषा में लिख लिए हैं, ठीक है, कि अपने को कैसे दिखेंगे उसके अकॉर्डिंग हमने बात कर ली। बट यदि हम इसको साइंस, बायोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें तो भाई हमारे को प्लांट है वो कैसे दिखाई देंगे, भाई ये जंगल की जमीन है। अब इसके अंदर जो हमने बोल दिया कि भाई ये सिंगल छोटे छोटे प्लांट है, ठीक है, उसके बाद में हमारे को देखो थोड़े बड़े प्लांट दिखे, ठीक है, और उसके बाद में हमारे को और बड़े प्लांट दिखे ना। मेरे डायग्राम ज्यादा अच्छे नहीं होंगे, कोशिश करूंगा, फिर भी आई होप आपको समझ में आए। मान लो ऐसे है, ये आपको अलग अलग टाइप के क्या है, प्लांट दिख रहे हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया,
एक ये सबसे छोटे जो प्लांट थे उनको ऐसे मैंने क्या है एक ऊर्ध्वाधर के अकॉर्डिंग बात किया कि भाई ये छोटे छोटे प्लांट यहाँ पर जितने भी है उनको रख दिया, थोड़े बड़े प्लांट थे उसको इसमें रख दिया और एक स्तर बना दिया। तो मैंने क्या किया, ये स्तर बना दिया, एक स्तर ये हो गया, दूसरा स्तर ये हो गया, तीसरा स्तर ये हो गया ना, ये 3 स्तर बना दिए मैंने। अब तीनों स्तर के अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं तो ये सबसे क्या है, छोटे वाले हैं जो घास वगैरह है, ठीक है। उससे थोड़े बड़े तो क्या हो गई, झाड़ियां वगैरह हो गई, और उससे बड़े वाले हैं बड़े पेड़ हो गए। तो क्या किया मैंने, इन प्लांट्स को अलग अलग क्या है विन्यास के अकॉर्डिंग, ऊर्ध्वाधर विन्यास के अकॉर्डिंग बांट दिया। इसी को कहा जाता है स्तर विन्यास। कि सर इतनी देर आप क्या समझा रहे थे, तो इसी को कहा जाता है स्तर विन्यास, ठीक है। अभी मैंने बोला था किसी भी विन्यास या फिर अरेंजमेंट की बात करते हैं हम लोग, है ना। उसी के अकॉर्डिंग हम बात करें तो किसी भी प्रजाति की स्पीसीज को हम किसी अरेंजमेंट या फिर स्तर विन्यास के अकॉर्डिंग बांट दें या फिर एक अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग क्या है अलग अलग कर दें, उसी को कहा जाता है स्तर विन्यास। क्या कहा जाता है, स्तर विन्यास या फिर स्ट्रेटिफिकेशन कहा जाता है। आई होप ये वाली चीज भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक एक वर्ड को समझते हुए जाएंगे, एनसीईआरटी के एक एक वर्ड को देखेंगे, एक एक वर्ड को अच्छे से हम लोग समझेंगे, क्योंकि एक एक वर्ड समझना जरूरी है। हर एक लाइन से क्वेश्चन बनता है, तो यदि आप लोग अच्छे से एक एक वर्ड को एक एक लाइन को समझेंगे तो आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी, ठीक है। तो एक एक वर्ड को समझते हुए जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्तर विन्यास, ये हो गया एनसीईआरटी का एक पैराग्राफ आपका कंप्लीट, ठीक है। तो अभी मैंने बोला था कि जो जैविक और अजैविक घटक है तो उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट किसको कहा गया है, इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र की यदि हम बात करें तो उसके अंदर हमारे को कौन कौन से कंपोनेंट देखने को मिलते हैं, बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक। बायोटिक को कहा जाता है जैविक, क्या कहा जाता है, जैविक। और अबायोटिक वाले को क्या कहा जाता है, अजैविक, ठीक है। दोनों चीजें समझ में आ गई, जैविक और अजैविक। जैविक क्या होते हैं, उनको कहा जाता है जो लिविंग होते हैं, मतलब जीवित होते हैं। क्या होते हैं, जीवित। फिजिकल एनवायरमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, फिजिकली जो भौतिक रूप से होते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल की बात किए थे, क्या किए थे, जल है, जल पानी है, एयर है, लाइट है, ये सब क्या है, टेम्परेचर है, ये सब क्या अजैविक घटक के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इन सब से मिलकर एक सिस्टम का फॉर्मेशन होता है, उसी को कहा जाता है इकोसिस्टम। क्या कहा जाता है, उसी को इकोसिस्टम कहा जाता है। इससे समझते हो ना, ये वाला डायग्राम जहां पर भी होता है ना, मतलब एक ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट दोनों मिलकर जो ये वाला पोर्शन बना रहे हैं ना, इसी को तो आपस में क्रिया के रूप में जाना जाता है। इसी डायग्राम से इसलिए समझाया जाता है। ये वाली चीज समझ में आ गई। चलिए अब इसके अंदर बात करते हैं, इकोसिस्टम के अंदर हमारे को कौन कौन से घटक देखने को मिलते हैं, इकोसिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। जैविक और अजैविक की बात कर ली हमने, थोड़ा और आगे जाते हैं और आगे इसके बारे में बात करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज हो, कमेंट करना है ना, कमेंट करोगे, हम कमेंट देखेंगे, फिर आपको उसका कमेंट का जवाब दिया जाएगा, रिप्लाई दिया जाएगा। कोई डाउट होगा तो उसको डाउट को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। आप कैसे भी चाहें, जैसे कमेंट है, आपको जो भी डाउट आए आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। कमेंट आपके लिए खुला है, 24 आवर्स हम आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। जब भी देखा जाएगा आपके कमेंट का जरूर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इकोसिस्टम के घटक की बात करते हैं। तो हमारे को देखो, एनसीईआरटी में आप बोलोगे यहां पर एक न्यूट्रिशन साइकिल जो है, पोषण चक्र, वो और दे रखा है, बट क्या है लास्ट में है वो हटा दिया गया है थ्योरी में से, बस यहां दे रखा है ना, तो पोषण चक्र भी यहां पे तो ऐड कर देते हैं, ठीक है। चलिए और क्या क्या पढ़ना है हमारे को आगे, कि सबसे पहले जो इकोसिस्टम है तो उसके अंदर कौन कौन से घटक देखने को मिलते हैं। तो हम एक है प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को हम दूसरे वे ऐसे वे से कर सकते हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड है,
मतलब उत्पादन, किसी चीज का निर्माण करना है, उत्पादन करना है। अब फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर कोई चीज बन रही है, वैसे ही हमारे इकोसिस्टम के अंदर सबसे पहले यदि हम बात करें, प्रोड्यूसर कौन होते हैं? प्लांट्स होते हैं, जो मतलब ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं मोस्टली, उसी को हम प्रोड्यूसर कहते हैं। मोस्टली वर्ड मैंने यूज किया है, तो लगभग हम इसी के अकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। तो प्रोड्यूसर मोस्टली जो है, जो क्या है, प्रकाश संश्लेषण करते हो, मोस्टली बोला है, तो इस चीज का विशेष कर देखना है। देख लेना हिंदी थोड़ी सी गड़बड़ हो, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या है? भोजन का निर्माण करता हो। क्या है? ठीक है, क्लियर। अब इसके अंदर देखो, दूसरा है डीकंपोज, अपघटन। मृत सामान है, जैसे कि कोई पादप है, पादप की पत्तियां हैं, लकड़ी वगैरह है, या फिर जानवर है जो मृत है। क्या है ये? मृत्यु हो रखी हो, डेड मटेरियल हो। इन सब चीजों को क्या है, यदि हमारे को क्या करना है? खत्म करना है, नष्ट करना है। और इसको पूरा क्या करना है? नष्ट करना है, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना है, नष्ट करना है या फिर खत्म करना है। और इनको तोड़ के, मोड़ के, खत्म करके, नष्ट करके क्या किया जा सकता है? यदि हमारे को जो न्यूट्रिशन साइकिल है, उनको तोड़ना है, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के खत्म करना है, नष्ट करना है। इसको करते कौन है? कवक है, जीवाणु है, और केंचुए हैं। ये सब मिलकर क्या है? तो ये हमारे को देखने को मिलता है डीकंपोज, मतलब सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया, सेकंड पॉइंट ये हो गया, ठीक है। थर्ड होता है एनर्जी फ्लो, ऊर्जा प्रवाह। अब भाई क्या है? खाना आएगा भाई, भोजन आएगा, भोजन एक से किस में? दूसरे में ट्रांसफर होगा, दूसरे को तीसरा खाएगा। तो ऊर्जा का फ्लो होता है कि नहीं होता भाई? मतलब एक को दूसरे ने खाया, दूसरे को तीसरे ने खाया, तीसरे को चौथे ने खाया। तो ये जो क्या है, एक के बाद एक आगे आगे जो खा रहे हैं, तो इसके कारण क्या है? यहां पर ऊर्जा का क्या हो रहा है? स्थानांतरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऊर्जा स्थानांतरण होती है, ठीक है। ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ऊर्जा ट्रांसफर होती है, ठीक है। ये वाली चीज समझ में आ गई कि ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। अब ऊर्जा ट्रांसफर हो गई, एक लॉ से देखते हैं कि कैसे ये समझ में आता है। इसको हम एक 10% लॉ के अकॉर्डिंग बात करते हैं, जो हम आगे समझेंगे। अभी सारा यहीं खत्म कर देंगे क्या, ठीक है। ये वाली चीज समझ में आ गई। तो ये तीनों चीजें पढ़नी। चौथा होता है पोषण चक्र, जिसमें अभी हमने बोला कि भाई इससे जो हुआ, पोषण का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद में भाई कोई चीजें मर जाएगी, टूट जाएगा, लीफ है, पत्ती है, पेड़ की पत्ती है, शाखाएं वगैरह, जानवर है, जो सब मर जाएंगे, कर जाएंगे। वो क्या है? बाद में डेड मटेरियल, उसको भी नष्ट किया जाएगा। एनर्जी का भी ट्रांसफर होगा। उसके बाद में जो, यदि मान लो कोई लीफ है, टूट गई है, गिरने जमीन पर गिरी है, या फिर कोई एनिमल है मरने के बाद, तो उसके जो न्यूट्रिशन साइकिल चलता रहता है ना, उसके अंदर का वापस किसके अंदर? सॉइल के अंदर जाएगा, सॉइल से वापस किस में आएगा? प्लांट्स के पास में आएगा। तो ये साइकिल चलता रहता है, और यही जो साइकिल है ये हमारे को देखने को, बट एनसीईआरटी ने क्या किया? इसको हटा दिया है। तो हमारे को मेनली देखने हैं ये 3 पार्ट। कौन कौन से 3 पार्ट? और लास्ट में एक पिरामिड वाला पोर्शन है, वो देखना पड़ेगा। उसके बाद में हमारे ये चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारे को देखना है। इतना पोर्शन हमने यदि देख लिया तो हमारे ये चैप्टर हो जाएगा खत्म, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया कि हमारे को पढ़ना क्या क्या है। यदि चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर से पहले पता होना चाहिए कि आखिर पढ़ना क्या है। यदि वो हमारे को पता है तो हम लोग क्या है, चैप्टर को आधा तो कवर उसी से कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो हमने क्या क्या बात की? सबसे पहले प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का मतलब होता है उत्पादक, ठीक है। उत्पादक क्या करेंगे? उत्पादन करेंगे, ठीक है।
दूसरे होते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या करना, कंज्यूम करना या फिर यूज करना, ये उपयोग करेंगे भाई। तीसरा है डिकम्पोजर, अपघटक। ठीक है, ये तीन चीजें हैं। तो सबसे पहले ये प्रोड्यूस करेंगे, ये उपयोग करेंगे, और इन दोनों को जब क्या है इसमें से डेड मटेरियल मिलेगा वो कौन यूज कर लेंगे, ये यूज कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे को समझना है। तो प्रोड्यूसर क्या है भाई, भोजन बनाएंगे। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूं आपको, बहुत सिंपल, मतलब जैसी बेसिक लैंग्वेज। भोजन, प्रोड्यूसर क्या है, भोजन बना रहे हैं। और ये क्या है, भोजन, खाना खा रहे हैं ना, खाना खा रहे हैं। खाना बनाने वाला और खाने वाले दोनों जब मर जाएंगे तो उनको कौन है भाई नष्ट कौन करेगा, उनको सही से भाई अरेंज कौन करेगा। डेड मटेरियल जितना भी हो जाएगा हमारे अर्थ के ऊपर, मान लो चाहे पेड़ पौधे गिर रहे हैं मर रहे हैं, या चाहे एनिमल मर रहे हैं, अब वो यदि उनको भाई नष्ट, मरने के बाद में उनको सही से क्या है, क्या नहीं करना है हमारे को, एक ही जगह पर पड़े रहेंगे तो क्या दिक्कत होने लग जाएगी ना, बहुत सारे संख्या में क्या है बढ़ जाएगा। तो उसको भी तो हमारे को क्या करना है, सही से अरेंज करना है ना, ताकि वो उनको वापस यूज किया जा सके। जैसे कि मान लो पेड़ की पत्तियां हैं एक ही जगह पे बार बार गिर रही, या फिर कोई एनिमल वगैरह है, ये दोनों यहीं पर गिरे जा रहे हैं बहुत सारी संख्या में, तो ये बढ़ जाएंगे। तो इसको क्या है हमारे को धीरे धीरे यूज करना, और इसके अंदर जितना भी न्यूट्रिशन है, पोषण है, पोषण तो क्या है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल। और ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल इसी को तोड़कर क्या है, ये जो डीकम्पोजर्स है ये हमारे को हेल्प करते हैं। और यही तो क्या है, इससे से मिट्टी की जो उपजाऊ है, भूमि है, भूमि है वो क्या होगी, उपजाऊ होगी। क्योंकि इसके अंदर जितना भी मटेरियल है, वो सारा न्यूट्रिशन है, वो क्या है, यही तो बाहर निकालेंगे। तो केंचुआ क्या करता है, मिट्टी को भुरभुरा कर देता है, जिससे क्या होता है, मिट्टी उपजाऊ होने लग जाती है। ठीक है, तो ये चीज हमारे को देखने को मिलती है। चलो, ये वाली चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम की बात यदि हम लोग करें, ठीक है, हिंदी में बता रहा हूँ, साथ साथ में इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ साथ में चल रहा है ना, ताकि भाई ऐसा कोई हिंदी मीडियम वाले बच्चे कभी ऐसा ना सोचें कि हम अकेले हैं, हमारा कोई हेल्प नहीं करता। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, आपका पूरा ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ एकदम तो आपका पूरा ध्यान। प्रोडक्टिविटी, अब प्रोडक्टिविटी क्या होता है, उत्पादकता क्या होती है। उत्पादकता, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय प्रोड्यूसर, मतलब अकार्बनिक या फिर कार्बनिक, सॉरी कार्बनिक, ऑर्गेनिक है ना, मतलब कार्बनिक पदार्थों का निर्माण किसके द्वारा, उत्पादकों के द्वारा। ठीक है, ये होगी आपकी हिंदी। कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करना है, किसके द्वारा करते हैं, कौन करते हैं, जो प्रोड्यूसर है, उत्पादक जो होते हैं, जो करते हैं, उसी को हम क्या कहा जाता है, प्रोडक्टिविटी या फिर उत्पादकता कहा जाता है। एक फिक्स टाइम के अंदर, उस टाइम के अंदर जो प्रोडक्शन होता है ऑर्गेनिक मैटर का या फिर कार्बनिक पदार्थ का, उसको हम उत्पादकता कहते हैं। ठीक है, दूसरा होता है डिकम्पोजिशन। अभी हमने बात की जितना भी डेड मटेरियल है, अब मान लो डेड मटेरियल, ऑर्गेनिक डेड मटेरियल जो कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ है किसके अंदर, डेड मटेरियल के अंदर, मृत कार्बनिक पदार्थ जो है उसको वापस कहां पर लेके आना है, पारितंत्र के अंदर में वापस लेकर आना है ना। ठीक है,
तो मतलब जो मृत पदार्थ है, जितना भी हमारे को देखने को मिलता है, जो मृत पदार्थ जो प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर होता है, ये मृत पदार्थ क्या है? पादपों और जानवरों के अंदर ही तो है। जिनकी क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। ठीक है, क्लियर। तो जो मृत पदार्थ क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ, जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो पादप और जानवर वगैरह है, जो जिनकी मृत्यु हो गई, अब उनके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है, अब वो वापस हमारे को इकोसिस्टम के अंदर लेके आना है ना। ठीक है, इकोसिस्टम के अंदर वापस लेकर आना है, उसी को हम क्या कहते हैं? डीकंपोजिशन कहा जाता है। चीज समझ में आ गई? चलिए, फिर आता है एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय प्रोड्यूसर। यहां पर देखो, प्रोड्यूसर ने क्या है भाई? भोजन बना दिया। जो मतलब प्रोड्यूसर है, उत्पादक है, उत्पादक, उत्पादक ने क्या बनाया? ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थ। ये कार्बनिक पदार्थ बन गया। अब इससे यूज करके क्या है? यूज करके ऊर्जा है वो आगे क्या है? स्थानांतरण। ठीक है, तो इसको यूज करके इससे ऊर्जा आगे ट्रांसफर होती है, स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलती है। एक स्टेप से सेकंड के पास में, सेकंड से थर्ड के पास में, थर्ड से फोर के पास में, ऐसे ऊर्जा क्या होती है? आगे आगे ट्रांसफर होती है। ऊर्जा फ्लो हो गया, एनर्जी फ्लो, जिसको हम लोग 10% लॉ से भी डिफाइन करते हैं, आगे जाकर देखने वाले हैं। ठीक है, आई होप ये वाली चीज भी समझ में आ गई। सो फर्स्ट है न्यूट्रिएंट साइकिल, पोषण चक्र। ये क्या होता है भाई? जो मिनरल्स है, न्यूट्रिशन है, वो एक साइकिल के अंदर चलते हैं, एक से जाकर दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास, तीसरे से चौथे, एनर्जी फ्लो होता है वैसे ही। तो क्या है, एक को मैंने, मान लो प्लांट से क्या है, फ्रूट मैंने खाया, अब मान लो मेरे को शेर खा ले, तो क्या होगा? आप तो यही सोचो कि हाँ सर को खा ले, मजा आ जाए, है ना। तो मान लो मेरे को शेर खा ले, तो क्या होगा? शेर को एनर्जी मिलेगी मेरे से, तो मेरे अंदर जो न्यूट्रिशन वो शेर को मिल जाएंगे। मान लो शेर को भी कोई खा ले, हाँ, कोई ऐसा पैदा हो जाए जो शेर को खाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में शेर के पास में शेर वाली एनर्जी उसके पास में चली जाएगी, तो साथ साथ में उसकी न्यूट्रिशन भी चले जाएंगे। तो क्या है? पोषण साइकिल चलता है, इस प्रकार से देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको समझ में आ गई। हम यदि बात करते हैं कोई एक इकोसिस्टम का, एक एग्जांपल लेते हैं ना, जैसे कि हम यहाँ पर पॉन्ड इकोसिस्टम जो है बात करते हैं, तालाब पारितंत्र की बात करते हैं ना। कौन सा पारितंत्र? कोई एक पारितंत्र की बात करें तो उसके अंदर हम बात करते हैं तालाब की। क्या है एक पारितंत्र? अब तालाब एक पारितंत्र है, रेड, तो उसके अंदर हमने बोला कि बायोटिक घटक होंगे, अबायोटिक घटक होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अजैविक घटक। अजैविक घटक देखने को मिलेंगे। कौन कौन से अजैविक घटक देखने को मिलेंगे? वाटर मिलेगी, सोयल मिलेगी, सोलर एनर्जी मिलेगी, टेम्परेचर मिलेगा, क्लाइमेट है, ऊर्जा है, ऊष्मा है, ये सब हमारे को देखने को मिलेगी। वाटर, जल, मृदा, सोलर सूर्य ऊर्जा, तापमान, प्रकाश। ठीक है, ये सब चीजें आपस में रिलेटेड ही है। ठीक है, तो ये अबायोटिक मिलेगी, साथ साथ में क्या है? बायोटिक कंटेंट मिलेंगे, जैसे कि जो है प्रकाश संश्लेषी। संश्लेषी कैसे लिखा जाता है भाई? जो भी प्रकाश संश्लेषी, हिंदी देख लेना भाई,
बहुत खतरनाक है, इसकी हो जाती है थोड़ी बहुत। प्रकाश संश्लेषी, ठीक है। तो फोटोसिंथेटिक, तो इसके अंदर हमारे को फाइटोप्लैंक्टन देखने को मिलते हैं, एल्गी देखने को मिलेगी, प्लांट्स वगैरह है कुछ देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब इनको क्या है यूज करेंगे, कौन करेंगे यूज, खाने वाले, तो कंज्यूमर है, उपभोग करने वाले है ना, उपभोग करने वाले। तो फाइटोप्लैंक्टन है तो जू प्लैंक्टन हो जाएंगे, साथ साथ में कुछ तैरने वाली ये मछलियां वगैरह है, तो छोटे एनिमल है, बड़े एनिमल है, ये सब क्या है, ये भाई यूज करेंगे इनको, ठीक है। और साथ साथ में भाई ये यदि डेड मटेरियल होगा, प्लांट और एनिमल जितने भी है, इन दोनों को यदि डेड हुए तो इन दोनों को कौन यूज कर लेगा, ये यूज कर लेंगे, ठीक है। तो है हमारे डिकम्पोजर्स, जैसे कि बैक्टीरिया है, फंगस है, ये सब क्या है, डिकम्पोजर्स है ना, अपघटक। ये क्या है, इनको यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमारे को एक इकोसिस्टम की बात की हमने, कोई भी पॉन्ड इकोसिस्टम हो चाहे तालाब हो, तो उसकी बात हमने की। तो उसके अंदर हमारे को ये सारी चीजें देखने को मिलती है। तो ये वाली सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं सबसे पहले उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन। उसके अंदर हम बात करेंगे प्राथमिक प्रोडक्शन, मतलब प्राथमिक उत्पादन की बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले हमने बोला कि जो उत्पादक कौन होता है भाई, वो होता है पादप। कौन होता है, पादप। पादप क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण। सिर्फ क्या बना देगा, भोजन, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण से वो भोजन बनाएगा। तो अब इसकी बात करेंगे हम, ये क्या है, भोजन जो है वही तो उत्पादन है, उत्पादन। और ये भोजन है क्या, एक प्रकार से कार्बनिक पदार्थ ही तो है। रासायनिक ऊर्जा और प्रकाश जो है, लाइट है, उसकी हेल्प से क्या है, कार्बनिक पदार्थ का निर्माण किया जाता है, इसी को प्रोडक्शन कहा जाता है। तो मतलब देखो, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित बायोमास या फिर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को परिभाषित किया जाता है, ठीक है। इट इज डिफाइंड बाय क्या है, अमाउंट ऑफ बायोमास या फिर ऑर्गेनिक मैटर, क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है। और क्या होता है, पर यूनिट एरिया के अंदर, एक यदि फिक्स एरिया की बात करें हम लोग, किसकी बात करें, एक फिक्स एरिया की बात करें, इस फिक्स एरिया के अंदर ये जो एरिया है, एक फिक्स एरिया में जितने भी पादप हैं वो क्या है, एक बायोमास का फॉर्मेशन करते हैं, किसका, बायोमास या फिर जैव भार जिसको कहा जाता है। इस एरिया के अंदर क्या है, यदि हम बात करते हैं बायोमास की या फिर जैव भार की, ठीक है। तो बायोमास या जैव भार की जो फॉर्मेशन है, क्या, ऑर्गेनिक मैटर है, उसका निर्माण क्या है, पर यूनिट एरिया के अंदर यदि हम करते हैं, प्लांट करता है, उसको हम क्या कहा जाता है, प्राथमिक उत्पादन कहा जाता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल चीज है कि भाई प्रोडक्शन है, उत्पादकता हम किसको कहेंगे, बायोमास है। बायोमास कहां पर, एक फिक्स एरिया पे, ठीक है। ये वाली चीज समझ में आ गई। इसी को क्या कहा जाता है, प्रोडक्शन या फिर प्राथमिक उत्पादन, किसके द्वारा, प्लांट्स के द्वारा या फिर प्रोड्यूसर के द्वारा। और इसको यूनिट के बाई हम करते हैं तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, ग्राम पर मीटर स्क्वायर। हिंदी में लिखें तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। एक इसको स्टार लगा दीजिए,
एक इसको स्टार लगा दीजिए, और एक कार्बनिक पदार्थ होना चाहिए या फिर बायोमास होना चाहिए। ये सारी चीजें हमारे को ध्यान में रखनी है। ठीक है, इतना यदि आपको पता है तो आप इजीली कर पाओगे। क्या ये याद हो जाएगा आपको, कोई भी डाउट नहीं आएगा। ठीक है, इतना चीज आपको आई होप समझ में आ गया होगा। हाँ, और इस वजन को हम ऊर्जा के फॉर्म में भी बता सकते हैं। तो यदि हम बात करें ग्राम पर मीटर स्क्वायर है, ग्राम पर मीटर स्क्वायर है, तो इसको हम ऊर्जा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये तो हो गया किसके फॉर्म में, वजन के फॉर्म में ना। तो यदि हम ऊर्जा के फॉर्म में लिखें तो उसको हम किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये भी चीज आपको साथ साथ में ध्यान रखनी है, ग्राम पर मीटर स्क्वायर या फिर किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। ये तो क्या हो गया, मीटर स्क्वायर से सीधा सा पता चल रहा है एरिया की बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। अब इतनी तो फिजिक्स मैथ आती होगी आपको, आई होप। तो ये वाली चीज आपको समझ में आ गई कि प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है, प्राथमिक उत्पादनता क्या होता है। उत्पादनता की बात कर रहे हैं हम लोगों, इसमें हमने बोला कि प्रकाश संश्लेषण से जो भोजन बनता है, उस भोजन के अंदर हम किसकी बात करते हैं, कार्बनिक पदार्थ की बात करते हैं, कार्बनिक पदार्थ या फिर बायोमास की बात करते हैं। जो फिक्स एरिया के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है उस एरिया के अंदर हमारे को है, तो हमने बोल दिया ग्राम पर मीटर स्क्वायर। जीएम भी लिख सकते हैं या फिर ओनली जी भी लिख सकते हैं। कंफ्यूज बस ये हो जाओगे कि एमएम है तो आप लोग कंफ्यूज हो गए, इसका एम को एम से काट मत देना वरना दिक्कत कर लो। ठीक है, ये आपका अच्छे से आपको आई होप समझ में आ गया होगा। इतनी चीज मैंने आपको बताई। क्या बताया मैंने कि यदि हम बात करते हैं प्राथमिक उत्पादनता की, ठीक है, उत्पादनता की बात की तो हमने क्या क्या बोला भाई, कि भाई कोई फिक्स एरिया है, ये मान लो इतना सा एरिया ले लिया ना, तो इस एरिया की बात करें तो इस एरिया के अंदर जो बायोमास है, बायोमास या फिर जो कार्बनिक पदार्थ का निर्माण हुआ है ना, तो उसका वजन और अपॉन एरिया, तो इसको हम लिख सकते हैं ग्राम पर मीटर स्क्वायर। एनर्जी में लिखना है किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। यही हमारा क्या हो गया, प्राथमिक उत्पादनता हो जाती है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके अंदर यदि हमने बोला कि हम इस प्रोडक्टिविटी की बात करें, वो तो प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे उस कंडीशन में क्या है, टाइम लगा देंगे, बस सिंपल सा है। वही वजन या फिर जो बायोमास है, मास की बात करें ना, अपॉन क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये एरिया और इनटू समय, यहां कर देते हैं समय, और समय की यहां पर बात करते हैं वर्ष के अंदर। ठीक है, ईयर के फॉर्म में। क्लियर, तो ईयर के फॉर्म में बात करेंगे उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, किलो कैलोरी ऊर्जा। यदि वेट के फॉर्म में बात करेंगे ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। यदि ऊर्जा के फॉर्मेट में बात करेंगे किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर और ईयर। तो यदि हमारे को इस फॉर्मेट में लिख ही सकते हैं, और आप लोग चाहें कि नहीं सर हमारे को तो जो पावर वाले फॉर्मेट में लिखना है, तो ऐसे लिख सकते हो ग्राम मीटर की पावर -2 और ईयर की पावर -1। इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं किलो कैलोरी, ठीक है, और ये मीटर का हो गया और ये ईयर का हो गया। इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर, ऑप्शन में ऐसे अलग अलग तरीके से देखने को मिल सकते हैं। और यदि ये डैश लगा दे तो डैश लगा सकते हैं। तो इन सब तरीकों से हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो हमारे को सारे तरीके आने चाहिए, बहुत ही सिंपल वे में है। इनको भी यदि आप हार्ड लगेंगे ना तो फिर भाई आपकी हो गया, तो भाई कल्याण उत्थान हो गया फिर आपका।
तो इन सब फॉर्मेट में तो आना चाहिए ना, क्योंकि आपको फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। यदि बायो में इतनी दिक्कत आएगी तो फिर फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे पढ़ पाओगे। तो ये बहुत सिंपल वे है। तो इसको दर, दर का मतलब होता है रेट, रेट का मतलब क्या होता है, अपॉन में टाइम। सिंपल सी बात है, जहां पर रेट लिखा है इसका मतलब अपॉन में क्या आएगा, टाइम की बात कर रहे हैं ना, टाइम के सापेक्ष में, ठीक है। तो देखो, द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी, ठीक है। ये वाली चीज समझ आ गई। और इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है। तो इस प्रकार से बायोमास को है हम लोग रिप्रेजेंट किया जाता है। ये वाली चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आई होप इतना आपको समझ में आ गया ना, तो आप लोग कर जाओगे आराम से, क्योंकि बहुत इजी वे में समझा रहा हूं मैं। ये इतना समझ में आ गया ना तो समझ लो आप लोग आराम से। और मैंने बताया ही क्या है अब तक, यही तो बताया है कि भाई यदि पहले तो हमने बोल दिया ग्राम पर मीटर स्क्वायर, ये तो प्रोडक्शन हो गया। अभी मेरे को क्या निकालनी है, रेट निकालनी है, दर निकालनी है। तो बस क्या करना है, ग्राम पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर ईयर ही तो लिखा है एक, इससे क्या है, ये क्या है, समय है। और आपको पता होता है जब समय से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाती है, रेट आ जाती है, दर आ जाती है, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हुआ, एक कोई एरिया है, ठीक है, मान लो ये इतना एरिया था, तो इस एरिया के अंदर, एरिया का हमारे को क्या है, प्रोडक्टिविटी निकालनी है, एरिया की दर जो रेट निकालनी है, तो हम क्या बोल दिया, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ये बार बार लिख रहा हूं मैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बार बार बता रहा हूं तो कि भाई इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं बार बार, है ना। तो इसको स्टार मार्क कर लीजिए आप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसमें बच्चे गलती करते हैं, इजी है फिर भी गलती करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, प्रोडक्टिविटी या फिर उत्पादकता, प्रोडक्शन या फिर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। आई होप ये इतना तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये इसके अंदर कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, और इसके अंदर विशेषकर इन यूनिट्स का ध्यान रखना है, ठीक है। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी, ये तो हो गया आपका प्राथमिक उत्पादकता, प्राथमिक, ठीक है, क्लियर। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन टाइम नहीं आएगा, प्रोडक्टिविटी के अंदर टाइम आ जाएगा, बस इतना सा डिफरेंस है और कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बाकी सारा सेम ही है। यदि हम क्या करते हैं, इकोसिस्टम बदल दें, क्या बदल दें, इकोसिस्टम, जैसे कि हमने बात की थी जलीय स्थलीय की बात की, तो अलग अलग इकोसिस्टम के अंदर हमारे को क्या है, अलग अलग प्रोडक्शन देखने को मिलता है। जो उत्पादकता है, पारितंत्र, सॉरी, पारितंत्र के जैविक और अजैविक घटकों पर निर्भर करती है ना। जो उत्पादकता है वो किस पर, जैविक एंड अजैविक, जो मतलब भौतिक घटक है, पर निर्भर करती है। तो इस चीज का भी विशेषकर ध्यान रखना है, जो हमारी उत्पादकता है वो किस पर डिपेंड करती है, पारितंत्र के जैविक और अजैविक घटक पर डिपेंड करती है। तो अब मान लो कि हमारे पास में ये कैक्टस है, कैक्टस कहां पे होगे, रेगिस्तान में। तो रेगिस्तान का तो भाई क्या है, प्रोडक्शन, या जंगल जितना होगा ज्यादा नहीं होगा, एक्वेटिक है, जलीय है, उसका अलग होगा। तो एनसीईआरटी के अंदर एक पैराग्राफ दे रखा है जिसमें बता रखा है ये झाड़ियां वगैरह है, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स वगैरह है, तो इन सब क्या क्या होगा, उत्पादनता क्या होगी, भिन्न भिन्न होती है। तो भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न पारितंत्र की उत्पादन क्षमता भिन्न भिन्न होती है। इस चीज का भी विशेषकर ध्यान रखना है, ठीक है।
कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम की पारितंत्र की जो उत्पादन क्षमता है, उत्पादनता है, वो भी प्रोडक्शन है, वो भी क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होता है, भिन्न भिन्न होता है। हम हमारी बात कर लेते हैं, अलग अलग इंसान है, इंसान की क्या होती है, कोई कार्य करने की क्षमता है, वो क्या होती है, अलग अलग होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट होगी तो हमारे को क्या है, अलग अलग देखने को मिलेगी। ठीक है, इस चीज का विशेषकर हमारे को ध्यान रखना है। तो एक एनसीईआरटी के अंदर है, आपको देखने को मिलेगा, यहीं पर समझा देता हूं कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि हमारा जो इकोसिस्टम है उसमें अर्थ है, अर्थ में क्या है, टोटल 100% का क्या है, ओनली जो 30% है वो क्या है, स्थल है। बड़ी स्क्रीन पे लिख लेता हूं, ठीक है। अब इसके अंदर यदि हम बात करें, ओनली जो 30% ये है स्थल है, ठीक है। 70% क्या होता है, जलीय भाग है, ठीक है। 30% ये है, 70% जलीय भाग है। बट इसका प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन की बात करते हैं, टोटल उत्पादन जो हमारा अर्थ का है वो है 170 बिलियन टन, ठीक है, टोटल। उसमें से इसका है 15 बिलियन टन और इसका है ओनली 55 बिलियन टन। देख रहे हो, जलीय पार्ट जो है हमारी अर्थ के ऊपर वो कितना है, 70% है, ठीक है, 70%। फिर भी उत्पादनता कितनी है, उत्पादनता 55 बिलियन टन और टोटल है 170। तो 170 माइनस 55 इजिकल्स 115। ये तो हमारे को मिल रही है 30% से, स्थल वाले पार्ट से, जो जमीन वाला पार्ट है उससे, मतलब पोर्शन कम है, ये जगह कम है, उसके बावजूद भी हमारे को जो स्थलीय वाला पार्ट है उससे क्या है, उत्पादनता क्या मिल रही है, ज्यादा मिल रही है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ऐसा नहीं है कि एरिया ज्यादा है तो प्रोडक्शन ज्यादा होगी, बिल्कुल नहीं। ये एरिया कम है उसके बावजूद भी यहाँ पर उत्पादनता ज्यादा होती है, यहाँ पर हमारे को स्थल वाले पार्ट में कम देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रिशन की मात्रा कम रहती है, प्लांट्स प्रोड्यूसर है उनकी मात्रा कम होने के कारण, और यहाँ पर हमारे को प्रोड्यूसर ज्यादा उत्पादन देखने को मिलते हैं। तो ये भी एक एनसीईआरटी का पैराग्राफ दे रखा जिसको मैंने आपको डायग्राम से समझा दिया है, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। आई होप आपको ये वाली चीज समझ में आ गई होगी। क्या बोला मैंने कि 30% होता है और ये 70% है, उसके बावजूद यहाँ पर प्रोडक्शन है 55 बिलियन टन, ठीक है, और यहाँ पर हमारे को मिलता है 115 बिलियन टन, ठीक है। तो इस चीज का विशेष कर ध्यान रखना, ये एनसीईआरटी का डाटा है, एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, ठीक है। तो ये वाली चीज आई होप आपको समझ में आ गई होगी। इतना चीज क्लियर हो गया, इतनी चीज अच्छे से समझ में आई। तो ये हमारे को आज हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि इकोसिस्टम के अंदर क्या है, इकोसिस्टम क्या है, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट देखने को मिलता है, जैसे प्रोड्यूसर है और एनर्जी डिकम्पोजर्स है और एनर्जी फ्लो है, ठीक है, और न्यूट्रिशन साइकिल देखा। उसके बाद में हमने उनके घटक के बारे में चर्चा की, ठीक है। उसके बाद में हमने थोड़ा सा और एनसीईआरटी के पॉइंट्स है उनको देखा। तो इस प्रकार से हमने चैप्टर का फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट किया है। आगे वाले पोर्शन बुक को भी हम इसी तरीके से अच्छे वे से डायग्राम्स के साथ में नोट्स को लिखते हुए और अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। नोट्स चाहिए होंगे तो आप कमेंट करिएगा, कमेंट में आपको फिर उसके बाद में आप हमारे ऐप पर जाके वहाँ पर विजिट करना। ऐप के अंदर आपको है पीडीएफ फॉर्मेट में ये नोट्स है वो भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जुड़े रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए।
यही हम आपसे क्या करते हैं, विनती करते हैं कि बस पढ़ते रहिए, पढ़ाई ही सर्वश्रेष्ठ है। समय बड़ा बलवान है, तो इस समय को ना वेस्ट करते हुए बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।